सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में काव्यखंड का जो आरोह पुस्तक है वो काव्यखंड का तीसरा पाठ जिसका नाम है पथिक, राही या राहगीर। और बच्चों ये पाठ किसके द्वारा रचित है? राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। मैंने आपको इसके काव्यांश का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 तक आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। 4 और 5 तक कर दिए थे। छठवां काव्यांश आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कवि ने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने, इसमें देखा कि पहले कहाँ कहाँ पर कवि जाता है। पहले समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र की सुंदरता का वर्णन करता है। प्राकृतिक दृश्य, समुद्र में उगते हुए सूर्य का जो दृश्य है उनका कितना सजीव चित्रण किया है। आज मैं आपको काव्यांश 6 में, काव्यांश संख्या 6 में प्रसंग है कि कवि ने रात्रि के मनोरम दृश्य को किस प्रकार से चित्रण किया है। तो आप अपने काव्यांश संख्या 6 में देखेंगे। एक बार मैं पढ़ कर के सुना रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है, पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इसमें जो कठिन शब्द बच्चों आए हुए हैं, एक बार उनको मैं आपको बता देता हूँ। विमुग्ध, विमुग्ध का मतलब होता है बच्चों मोहित होना, प्रसन्न होना। विहस, हंसना। विविध, विविध का मतलब होता है कई तरह से, है ना। पुष्प, पुष्प तो आप जानते ही हैं, पुष्प का मतलब होता है फूल। सज, सज का मतलब होता है श्रृंगार करना, सजना, संवरना। हर्ष, प्रसन्नता। आनंद, आनंद सहित। महक का मतलब होता है सुगंध। अब एक एक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। कवि रात्रि के समय प्रकृति का, ये प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हुए लिखते हैं, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। कह रहा है कि रात्रि की सुंदरता को देख करके जो चांद है, चंद्र अर्थात चांद, वो हंस देता है। क्या करता है? हंस देता है। जब आकाश में अंधेरा है, तारे निकल आए हुए हैं, तो उस सुंदर दृश्य को देख करके भी चांद क्या करता है? हंस देता है। जब चांद हंस देता है उस रात्रि की सुंदरता को देख करके, तो जो वृक्ष हैं, जो तरु हैं, पेड़ हैं, वो भी इस सुंदरता को देख करके अपने तन को, अपने शरीर को किससे? फूलों से, पत्तों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। जब वृक्ष अपने आप को सजा लेते हैं फूलों से, पत्तों से, तो पक्षियों से भी रहा नहीं जाता। किनसे? पक्षियों से। पक्षी भी खुशी खुशी अपने को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर के, मोहित होकर के खुशी खुशी चहक उठते हैं, चहचहा उठते हैं। जब पक्षी भी चहचहाने लगते हैं तो फूलों से भी नहीं रहा जाता, तो फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। ऐसा लगता है कि फूल भी खिल करके, मुस्कुरा करके वो सुख की गहरी सांस लेते हैं, और सांस लेने में जो खुशबू विकीर्ण करते हैं, जो खुशबू को फैलाते हैं, उस खुशबू से चारों तरफ का वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुषमा चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है। इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों में रात्रि के समय प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत काव्यांश में बच्चों कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं, एक इमेजिनेशन है। कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का
काल्पनिक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चित्रण किया है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कि किस प्रकार से एक प्रकृति सजीव वस्तु के रूप में आकर के जो वनस्पति हैं, पक्षी हैं, चाँद हैं, ये सब खुश हो जाते हैं। और इस पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा को देखने को मिलती है। बीच बीच में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है जो बहुत ही मधुर एवं महत्वपूर्ण है। काव्यांश संख्या 7 है बच्चों। वन उपवन गिरिशानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जल पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। इस काव्यांश में बच्चों कवि ने बताया है, यानी जो पथिक है वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से खड़ा होकर प्रकृति के हर प्रत्येक, समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के हर एक रूप के सौंदर्य की अनुभूति करता है। क्या कहता है? जिसमें जो कठिन शब्द बच्चों आए हुए हैं, जैसे वन, वन तो जानते हो कि बाग होता है, उपवन बगीचा होता है, गिरी कहते हैं पर्वत को, सानु, सानु एक नया शब्द आया है बच्चों, सानु समतल भूमि, कुंज कहते हैं लता एवं झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, लता या कुंज इसको बोलते हैं, लता एवं झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान। आत्म प्रलय, प्रलय का मतलब होता है कि सब कुछ जल में हो जाना, स्वयं को भूल जाना। आत्म प्रलय अर्थात स्वयं को भूल जाना। नयन नीर, नयन नेत्र को कहते हैं, नीर माने तो जो नेत्रों अर्थात आँखों से जो पानी गिरता है वो आंसू, क्या हो गए? आंसू। तृण कहते हैं तिनका को, तरु पेड़, नभ आकाश, जलद कहते बच्चों बादल को, विश्व विमोहनकारी अर्थ संसार को मुग्ध करने वाली। कवि कहता है कि प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखकर कहता है कि मेघों से भी वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ कहते बादल, मेघ कहाँ पर बरसते हैं? वनों में, बागों में, जंगल में, बागों में, गिरी पर्वत में, सानु अर्थात जो समतल भूमि है उसमें, सभी जगह जो बारिश होती है, बादल तो सभी जगह बरसते हैं। बरसेगा तो चाहे पर्वत हो, चाहे वन हो, चाहे झील हो, झरना हो, उसका पानी तो सभी जगह जाएगा। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। जिस प्रकार से बादल पानी बरसते हैं तो मेरे हृदय का, मेरा जो हृदय है इस प्रकृति के रूप को देख करके कवि के हृदय से, एक आँखों से, कवि के हृदय के माध्यम से, कवि के हृदय से और आँखों के माध्यम से उनके आंसू झरने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। पढ़ो लहर, लहर कहते हैं जो समुद्र की लहर आती है, वेव। तो वो कहते हैं कि सागर की लहरों, तटों, तट कहते हैं किनारों को, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे समुद्र का किनारा हो, तिनकों, पहाड़ों, आसमान, किरण, सूर्य की किरणों, मेघों आदि पर लिखी हुई इस मधुर कहानी को पढ़ो एवं अनुभव करो, फीलिंग करो और इसे समझने का प्रयास करो। प्रकृति का यह रूप विश्व को मुग्ध कर देने वाला है, संसार को मुग्ध कर देने वाला है। यह प्रेम और सुंदरता सारे विश्व का मन मोह रही है। काव्य सौंदर्य में बच्चों प्रेम की अलौकिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। वन, उपवन, नयन नीर, तट, तृण, तरु
इनमें अनुप्रास अलंकार है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है, भाषा सरल तथा प्रभावी है। इसका एक काव्यांश बच्चों 8वां रह गया है, इसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आज इस वीडियो को ठीक से देखिए, समझिए और पुस्तक में पढ़ कर के अपने से इसका अर्थ निकालने का प्रयास करिए। धन्यवाद।